25-30 साल पहले यूज करते थे ना, कैसेट लाते थे, मूवीज लगाते थे और कार्टून्स वगैरह, तो वही उसी तरह की टेक्नोलॉजी भी नॉर्थ कोरिया में चलती है। अब इंटरेस्टिंगली नॉर्थ कोरिया के लोगों को हॉलीवुड की मूवीज बड़ी पसंद है। तो होता ही है नॉर्थ कोरिया में, जब नॉर्थ कोरिया के लोगों ने कोई मूवी देखनी होती है तो वो स्मगल करके जो कैसेट्स होती हैं, जो कि VCR वाली कैसेट्स होती हैं या CDs होती हैं, उनको वो स्मगल करके अपने मुल्क में लेकर आते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बैन है वहाँ पे। नॉर्थ कोरिया में बैन है कि कोई भी आपने वेस्टर्न कंट्रीज की मूवी नहीं देखनी, ड्रामा नहीं देखना, लेकिन ऑब्वियसली लोगों को शौक होता है, लोग फिर उसको स्मगल करके लेकर आते हैं। तो इट शोज कि नॉर्थ कोरिया बहुत पीछे है अभी भी टेक्नोलॉजी वाइज भी, उसके साथ दुनिया टेक्नोलॉजी भी शेयर नहीं करती, वहाँ पे चीज़ें बहुत डिफरेंट है दैट। और वो एक तरह से क्लोज इकोनॉमी है, जिस इकोनॉमी पे जो एक तरह से इन्फ्लुएंस है वो किम जोंग उन का है, किम डायनेस्टी का है, और वो उस चीज़ को बड़ी तरीके से रूल करते हैं। अब किम जोंग उन की जो डॉटर है, उनकी जो बेटी है और उनकी सिस्टर है किम जोंग उनकी, वो भी पावर शेयर कर रही है, में आ रही हैं। आने वाले टाइम पे आपको किम जोंग उनकी डॉटर और किम जोंग उनकी जो सिस्टर है वो भी आपको पावर पॉलिटिक्स में नजर आएंगी, और ये और पूरा जो खानदान है, किम खानदान है, ये और पावरफुल होगा। तो इट शोज कि आने वाले टाइम पे आपको ये चीजें और अंडरस्टैंडेबल होगी। बट मोर इंपॉर्टेंटली जो किम जोंग उनकी और पुतिन की जो कॉल हुई है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के अब रीजन में ताल्लुकात बहुत जरूरी होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नॉर्थ कोरिया जो है वो जापान को, साउथ कोरिया, बाकी जो ईस्ट एशियन के कंट्रीज हैं, इनको थ्रेट देता है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो न्यूक्लियर अटैक कर देगा। मेरे ख्याल से वो थ्रेट अब नॉर्थ कोरिया कम कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया के साथ रशिया खड़ा हुआ है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगले कुछ सालों में रशिया जो है वो कहीं ना कहीं अपने कुछ ना कुछ मिलिट्री बेसिस भी नॉर्थ कोरिया में बना सकता है, ताकि नॉर्थ कोरिया को और ज्यादा प्रोटेक्शन दे, एंड वाइस वर्सा। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये कि एक तरह से नॉर्थ कोरिया ने एक डायरेक्ट चैलेंज किया है वेस्ट को कि वो भी अपनी फौजें जो है वो भेज सकता है रशिया के अंदर, क्योंकि रशिया जो था वो पहले तो अपनी फौजों के साथ लड़ रहा था, साथ में वैगनर ग्रुप भी था। आपको पता है वैगनर ग्रुप कौन है? एक प्राइवेट मिलिशियाज है जो कि रशियन इंटरेस्ट का ख्याल रखती है। बट रशियन मिलिट्री में और वैगनर ग्रुप में बड़ा फर्क है। वैगनर ग्रुप जो है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसको पैसे देती है रशियन गवर्नमेंट, और वो रशिया के बिहाफ पे लड़ाई करते हैं अफ्रीका में और दुनिया में जगह जगह जाके। मोस्ट प्रोबेबली वो अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में लड़ाइयाँ करते हैं और रशिया के मफाद का ख्याल रखते हैं, रशिया के इंटरेस्ट का। और दूसरी बात है कि यूक्रेन में भी ये लड़ रहे थे। इसके अलावा पुतिन के साथ अब ये नॉर्थ कोरिया की जब फौजें आई हैं तो नॉर्थ कोरिया ने भी अमेरिकन ऑर्डर को चैलेंज किया है कि अगर आप मेरे एलाई के पर हमला कर सकते हैं तो मैं भी जो है वो अपनी फौजें टेस्ट कर सकता हूं। अब आप एक चीज देखिए, नॉर्थ कोरिया ने पिछले 70 साल से कोई जंग नहीं लड़ी साउथ कोरिया के साथ, तो मेरे ख्याल से ये टेस्टिंग पॉइंट भी था नॉर्थ कोरिया के लिए यूक्रेन रशिया वॉर को लड़ने का, कि उनके फौजियों की क्या कारकर्दगी है, उनके फौजियों की क्या जो है वो एक तरह से रिपोर्ट्स, जारी बात है किम जोंग उनके पास उनकी फौजियों की रिपोर्ट्स आती होंगी कि इन्होंने लड़ाई किस तरह की है, कहाँ पे इन्होंने गलतियां की हैं, कहाँ पे इनको मार पड़ी है, और कहाँ पे नॉर्थ कोरिया के फौजी अच्छे हैं। उससे वो सीख भी सकते हैं, क्योंकि जब तक आप जंग में नहीं जाते आप बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं सीखते। और ऑब्वियसली साथ साथ में जब नॉर्थ कोरियन फोर्सेस ने रशियन इक्विपमेंट यूज किया होगा तब उन्होंने और नई चीजें सीखी होंगी कि आने वाले टाइम पे हम अपने इक्विपमेंट को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो एक तरह से नॉर्थ कोरिया के लिए बेनिफिशियल चीज ही रही है कि उन्होंने यूक्रेन रशिया वॉर में अपने फौजियों को भेजा है और उन्होंने सीखा है कि जंग में कैसे लड़ा जाता है। और जो एक हाई क्लास इक्विपमेंट है, हाई क्लास डिफेंस सिस्टम्स है, S-400 डिफेंस सिस्टम्स हो गए, फिर इसके बाद जो है वो इस्कंदर मिसाइल्स हो गए, ये सारी चीजें कैसे यूज की जाती हैं और इनका इंपैक्ट क्या होता है। तो कहीं ना कहीं हमें नॉर्थ कोरिया की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है उसमें हमें अब चेंज नजर आएगी। एक तरह से नॉर्थ कोरिया की फौजियों को इससे बेनिफिट ही हुआ है इस जंग में अपने फौजियों को भेजने से। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, बस मेरी वीडियो एंड होने वाली है, इसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब देता हूं, आप लोग कमेंट्स करते रहें। अगली वीडियो ये है कि डिप्लोमेटिकली हमने ये चीज देखी कि नॉर्थ कोरिया आइसोलेट हो रहा था लेकिन अब वो आइसोलेट नहीं हो रहा, एंड वाइस वर्सा। नॉर्थ कोरिया देखिए पूरे रीजन में आइसोलेट हुआ था। नॉर्थ कोरिया के पास सिर्फ एक दोस्त था जिसका नाम था, क्या नाम था जिसका? शी जिनपिंग। या नॉर्थ कोरिया सपोर्ट करता है ईरान को, लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास अब रशिया जैसा एक नया अलाय भी आ चुका है, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया की जो फौज है, नॉर्थ कोरिया की जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को ज्यादा पावरफुल फील कर रही होगी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर चाइनीज ग्लोबल ऑर्डर आ गया, मैं फिर कहता हूं अगर चाइनीज ग्लोबल ऑर्डर आ गया दुनिया में, तो जो नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस हैं ये खत्म कर देगा चाइना, और चाइना कोशिश करेगा नॉर्थ कोरिया भी दुनिया के साथ इंटीग्रेट करे, एटलीस्ट ग्लोबल साउथ के साथ तो नॉर्थ कोरिया इंटीग्रेट करे, जिससे नॉर्थ कोरिया की जो मिलिट्री टर्म्स में नॉर्थ कोरिया की जो आप कह सकते हैं कि उसकी जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो सकती है अगर ग्लोबल ऑर्डर, अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर आ गया, या चाइनीज लेड वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, या एटलीस्ट ग्लोबल साउथ में चाइना का वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, तो नॉर्थ कोरिया को बेनिफिट हो सकता है, बट नॉट नाउ। मैं अगले 5 या 10 साल बाद की बात कर रहा हूं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि जो रीजन है इस टाइम, साउथ कोरिया, जापान, रशिया का जो नॉर्थ कोरिया पे इन्फ्लुएंस है, इससे ये कंट्रीज बड़े घबराए हुए हैं। आपको याद होगा 4-5 दिन पहले रशिया ने सी ऑफ जापान पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं, और साथ में जो रशिया है
जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गे लावरोव, वो किम जोंग उन से भी मिले थे और उन्होंने धमकी दी थी कि अगर वेस्ट ने कोशिश की नॉर्थ कोरिया को तबाह करने की तो रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ है। इसका